नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी हम आपकी मदद करते हैं। तो एक कॉलर शो है, तो सवाल पूछने का तरीका सबसे पहले आपको बता देते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे सोशल हैंडल पेज फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं और आपके सभी सवालों के जवाब अगले आधे घंटे तक कमोडिटी निवेश में दिए जाएंगे। लेकिन चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं। हमारे साथ अजय केडिया है, एमडी है केडिया कमोडिटी के। साथ ही हमारे साथ अभिषेक चौहान है स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट से, और अतुल चतुर्वेदी जी भी है, सी के प्रेसिडेंट है। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले खबर होगी जो पाम तेल, रिफाइंड पाम तेल पर जो ड्यूटी कटौती 5% की गई है, इससे इंडस्ट्री को क्या नुकसान होगा और कंज्यूमर्स को कितना फायदा होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी है, प्रेसिडेंट है सी के। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, क्या इस कदम से कंज्यूमर्स को राहत मिलने वाली है? आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो कहना ये और मेरा ये मानना है कि इससे कंज्यूमर को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। केवल एक चीज होने वाली है कि जो सीपीओ आता था उसकी जगह अब ओलीन ज्यादा आने लगेगा। और मेरे को तो एक चीज अभी तक ये नहीं समझ में आई है कि आज अगर ड्यूटी घटानी ही थी, अगर हिंदुस्तान की अपने पॉलिसी मेकर्स को डर था प्राइस इन्फ्लेशन का, तो आप ओलीन की अकेले क्यों ड्यूटी घटाई? आप सीपीओ की भी ड्यूटी घटा देते ना, तो उससे ओवरऑल देन कंज्यूमर को फायदा होता। आज तो केवल एक तेल की जगह दूसरा तेल आ जाएगा और हिंदुस्तान की अपनी इंडस्ट्री को तकलीफ दे के बाहर की इंडस्ट्री को फायदा देंगे। तो मेरे को इस पूरी लॉजिक में कोई लॉजिक नहीं दिखाई दी। और ये जो डिसीजन किया है गवर्नमेंट ने, मेरे हिसाब से तो ये थोड़ा काउंटर प्रोडक्टिव है, क्योंकि इससे बाजार कोई नरम नहीं होने वाले। आज देखिए, इसका खामियाजा हम लोगों ने ऑलरेडी भुगता है। पहले भी जब भी हम लोगों ने ड्यूटियां घटाई हैं तो बाहर तेलों के दाम बढ़ गए हैं, और जो कल जो ड्यूटी घटाई है पामोलीन पे, आज देखिए पामोलीन का दाम बढ़ गया। तो जो गवर्नमेंट ने सोचा था कि ड्यूटी घटने से फायदा मिलेगा यहाँ के कंज्यूमर को, मेरा तो ये मानना है कि वो कतई फायदा नहीं मिलता। और अगर घटानी ही थी तो दोनों पे घटाते, सीपीओ और ओलीन पे, तब उसका फायदा होता और इंडस्ट्री को नुकसान। सर, आप लोग सी की तरफ से क्या सरकार को इस बात को लेकर आप कोई लेटर वगैरह लिख रहे हैं कि अब घटाना है तो दोनों तरफ से घटाइए? क्रूड पाम तेल पर भी ड्यूटी घटानी चाहिए थी, क्योंकि जो ड्यूटी डिफरेंस रह गया है तो जो इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, खास करके यहाँ की रिफाइनिंग इंडस्ट्री को, तो वो कैसे काम करेंगे? नहीं, बिल्कुल इसके ऊपर लिखेंगे। और हम लोग तो ये गवर्नमेंट से बोलेंगे कि आप में इसका डर लग रहा है, प्राइस बहुत ज्यादा है, वो ठीक है, हम गवर्नमेंट के इस इत्तेफाक रखते हैं कि तेलों के दाम ज्यादा है, तो बेहतर ये होगा कि सीपीओ की भी ड्यूटी घटाइए, तो इवन प्लेइंग फील्ड होगी। आज ये तो कोई औचित्य नहीं बनता कि अपने यहाँ की इंडस्ट्री को तकलीफ में डाल के दूसरे देश की इंडस्ट्री को हम लोग सपोर्ट करें। और आत्मनिर्भरता की भी जो बातें हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी अपने बोलते हैं आत्मनिर्भरता के बारे में, तो आत्मनिर्भरता और वैल्यू एडिशन हिंदुस्तान में ना हो कि बाहर हो, ये कोई थोड़ा मेरे को इस पूरे डिसीजन में कहीं न कहीं कुछ मतलब कुछ बात जम नहीं रही है अभी। ये हम लोग डेफिनेटली इंडस्ट्री की तरफ से इसको टेकअप करेंगे और गवर्नमेंट को बोलेंगे कि ये जो हुआ है इसको आप रेक्टिफाई करें, और इसकी सीपीओ की भी ड्यूटी आप 5% बढ़ाइए, तो हम लोग आपके इससे डिसीजन से बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे। तो इस समय अभी थोड़ा हम लोगों को समझ में थोड़ा कम आ रहा है ये, और इसका फायदा भी नहीं मिल रहा कंज्यूमर को, ये डबल बात है। ओके, यानी इससे बहुत ज़्यादा फायदा भी नहीं मिल रहा है और यहाँ की घरेलू इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है। ऐसे समय में जब सोयाबीन का अराइवल हो रहा है, उसके बाद इस तरह के डिसीजंस लिए जा रहे हैं, तो वायदा में भाव और भी यहाँ पर नुकसान हो सकता है। लेकिन सर, आखिरी सवाल चतुर्वेदी जी आपसे पूछ रहा हूँ, किसानों को और छोटे कारोबारियों को, ट्रेडर्स को, रिफाइनर्स को तो यहाँ पर नुकसान होता दिख रहा है, लेकिन क्या कंज्यूमर्स को कुछ हद तक फायदा आपको होता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो कंज्यूमर को कतई कोई फायदा नहीं होने वाला है।
क्योंकि आज जो रिफाइंड ऑयल्स का पामोलिन का जो इंपोर्ट की पैरिटी थी वो बाहर से अभी पहले 70 मतलब जो डिफरेंस होता था वो अब उन्होंने डिफरेंस बढ़ा दिया। तो आप देखिए ना आज KLC में भी उसका रिफ्लेक्शन आ गया है कि जो कल तक बाजार बिल्कुल कमजोर थे आज उसको एक जान मिल गई है। और जो मलेशियन पाम ऑयल वो जो है KLC उसमें बुरसा मलेशिया जिसको कहते हैं वहाँ बाजार तेज हो गया 95 या 100 रिंगिट बाजार मजबूत हो गया है। तो इफेक्टिवली अपने यहाँ के कंज्यूमर को कुछ नहीं मिलने वाला और इंडस्ट्री को जरूर नुकसान होगा। इसमें तो डेफिनेटली कि आज अभी हम लोगों के यहाँ 50-60 हजार टन से ज्यादा ओलिन नहीं आ रहा था। अब फर्क ये है कि आप देखिएगा 2 से 2.5 लाख टन महीने के ओलिन आने लगेगा और वो अपने यहाँ के बाजारों को तंग करेगा। पर एक ही चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें गवर्नमेंट ने एक चीज अच्छी की है कि एटलीस्ट मार्च तक का इसने सनसेट क्लॉज लगा दिया कि 31 मार्च को ये खत्म हो जाएगा। पर होपफुली उसके पहले इनको CPO की ड्यूटी और घटानी पड़ेगी। इसकी हम लोग जरूर गवर्नमेंट से दरख्वास्त करेंगे और उनसे इल्तजा भी करेंगे कि आप इसकी ड्यूटी को घटाइए, अदरवाइज ये इंडस्ट्री अपने रिफाइनिंग इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। ओके शुक्रिया चतुर्वेदी जी, आपने वक्त निकाला और बताया कि क्या हालात हो रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में उल्टे प्राइस बढ़ जाते हैं, वहाँ फायदा ज़्यादा हो रहा है और रिटेल कस्टमर्स को तो फायदा यहाँ तो नहीं होगा और साथ ही किसान और छोटे ट्रेडर्स और रिफाइनिंग इंडस्ट्री को जो नुकसान हो रहा है वो अलग से। यानी कंज्यूमर्स और किसानों के इस कशमकश में फ़ायदा यहाँ पर किसी को होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा। लेकिन एक और खबर है वो है पल्सेस को लेकर। पल्सेस के इंपोर्ट जो थी वो तुअर, मूंग और उड़द की इंपोर्ट की जो समय सीमा जो 31 दिसंबर को खत्म होने वाली थी, इसे अब बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। 3 महीने के लिए इसकी मियाद बढ़ाई गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुनील बलदेवा साहब है जो जनरल सेक्रेटरी हैं। आपका केस सर, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। सर, क्या लग रहा है इससे कंज्यूमर्स को राहत होगी? क्या दालों के दाम अब और कम हो जाएंगे? हालांकि दामों के दाम पिछले कुछ समय से स्टेबल ही थे, इवन 5 से 10% तक नीचे ही आए हैं। क्या लग रहा है अब आगे और कम हो सकते हैं क्या दाम? धन्यवाद विश्व मोहन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कंज्यूमर को अब फायदा दिलवाना है या किसानों को फायदा दिलवाना है, इसके बीच में सरकार, मैं बार बार हर प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ, सरकार उसके बीच में एक दुविधा में फंस जाती है जिससे ऐसे डिसीजन लेती है कि न तो कंज्यूमर का फायदा होता है न किसानों का फायदा होता है। हाँ, नुकसान जरूर व्यापारियों का हो जाता है। यदि MSP से नीचे चल रहा है, हम इंपोर्ट खोल देंगे तो बाहर का माल आएगा और जो यहाँ का स्टॉक जिसने व्यापारी ने कर रखा है उनके भी घाटा होगा और जो अभी तुअर की फसल चल रही है उसमें भी नुकसान होगा और फरवरी में जो उड़द की फसल आएगी उसमें भी नुकसान होगा। चने को हमने पहले ही वायदे से बाहर कर चुके हैं। चना गवर्नमेंट के पास एक अच्छी पोजीशन में है, 10,68,000 टन करीबन माल अभी भी गवर्नमेंट के पास है। तो मुझे लगता है कि ये सारे बाजार पे अभी प्रेशर ही रखेंगे और आगे आने वाली 2 फसल जो रहेगी, मसूर और चने की जो बड़ी फसल रहेगी, उसमें सरकार के सामने एक चैलेंज रहेगा कि कैसे MSP सरकार उसको दिला पाएगी। जी विश्वमोहन जी। ओके। तो सर, सरकार से आप क्या अपील कर रहे हैं या कुछ सरकार के पास आप दरख्वास्त लेकर जाने वाले हैं कि आगे किस तरह से आप प्लान करें ताकि आपको किसानों को भी नुकसान ना हो, ट्रेडर्स को भी नुकसान ना हो और कंज्यूमर्स के भी हित में फैसला हो? क्या तैयारी है इसके लिए? देखिए, सरकार के सामने हम हर बार रिप्रेजेंट करते हैं। 2016 को यदि बात करें तो सरकार 2016 में तेजी को लेके सरकार चिंतित थी और तुरंत स्टॉक लिमिट लगा दिए थे। उसके बाद 2017-18 में सरकार किसानों को भाव नहीं मिल रहे थे इसलिए चिंतित थी। तो मुझे लगता है कि ये बार बार जब डिसीजन बदलते रहेंगे सरकार के तो व्यापारी अपने को असक्षम मानता है ट्रेड करने के लिए और ट्रेड नहीं लेता है। तो इसके दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिले भी है और आगे भी मिलेंगे। जब मंडियों के व्यापारी, इंपोर्टर, ट्रेडर, मिलर सब ट्रेड से दूर हो जाएंगे तो हम कभी भी किसानों का भला नहीं कर पाएंगे, किसानों को माल, किसानों को भाव नहीं दिला पाएंगे और देश को भी आत्मनिर्भर नहीं बना पाएंगे। हमारी सबसे बड़ी जरूरत है अभी तिलहन और दलहन में देश को आत्मनिर्भर बनाना, ताकि
जो बहुत ज्यादा हमारे डॉलर्स जो बाहर हमें भेजने पड़ते हैं, खर्च करने पड़ते हैं इंपोर्ट करने में, वो हमारा नहीं लगे। और जो हम चावल और गेहूं जो हमारे यहाँ बिल्कुल खराब बलदेवा होते जी, हैं, वो हमारे यहाँ खराब नहीं हो, बल्कि उसकी जगह किसान स्विच हो जाए दूसरी फसलों की तरफ, तिलहन और दलहन की तरफ। तो उसके लिए जरूरी है कि तिलहन और दलहन के भाव यहाँ पे अच्छे रहे, गेहूं से अच्छे रहे। और एक बात और बता दूं, 1 एकड़ में लगभग 2.5 से 3 गुना गेहूं होता है। तो जो गेहूं के भाव है उससे कम से कम 3 गुना जब तक आप तिलहन और दलहन के भाव नहीं दे पाएंगे किसानों को, तब तक किसान जो है वो दूसरी फसलों की तरफ नहीं मुड़ेगा, गेहूं और चावल ही उगाता रहेगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम एक दीर्घकालीन नीति बनाते रहेंगे, बनानी पड़ेगी। और हम हर बार सरकार से इसके बारे में कहते भी रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजनीतिक मजबूरियां होती है, जिसके चलते सरकार जो है अपने निर्णय को बदल लेती है और उससे खामियाजा जरूर व्यापारियों को भुगतना पड़ता है। जी जी बिल्कुल, नोटिस है। यानी किसानों के हित की बात तभी होगी और देश के भी हित की बात तभी होगी जब हम यहाँ पे तिलहन और दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देंगे और आत्मनिर्भर हो पाएंगे। जो इंपोर्ट बिल है वो कम करने की कोशिश होनी चाहिए, इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुक्रिया बलदेवा जी, आपने वक्त निकाला ET Now स्वदेश के लिए और ये अहम जानकारी दी। हमारे साथ अजय केडिया जी और अभिषेक चौहान भी बने हुए हैं। केडिया जी, आप भी काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं एग्री मार्केट को। सरकार के इस ताबड़तोड़ फैसले पर आपका पहला रिएक्शन, जिस तरह से वायदा पहले बैन किया गया, दलहन तिलहन के सारे वायदा अब डेरिवेटिव प्रोडक्ट बंद हो चुके हैं और ऊपर से अब इस तरह से इंपोर्ट ड्यूटी में खास करके रिफाइंड पाम तेल पर ही सिर्फ ड्यूटी कटौती होगी, इस पर आपका क्या कहना है? नमस्कार विश्वमन जी। ऑलरेडी हमने देखा कि गवर्नमेंट का पूरे एक्शन में 2021 में और होना भी चाहिए रीजन से इन्फ्लेशन कंसर्न है। बट 2-4 पॉइंट अभी भी मैं बताना चाहूंगा। जैसे अगर हम यूएस के मुकाबले डोमेस्टिक अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इतने हम पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएस का इन्फ्लेशन इंडियन इन्फ्लेशन से काफी ज्यादा है, नहीं तो ज्यादा क्योंकि हम इंडियन इन्फ्लेशन देखते हैं। लेकिन जो स्टेप लिए गए हैं, खास करके अगर हम फ्यूचर बैन की बात करें, ये कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर स्टेप था। बिकॉज जो हेजर्स होते हैं या इंपोर्टर्स होते हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है डोमेस्टिक मार्केट में अपनी पोजीशन को हेज करने का। नो डाउट प्राइस थोड़े बहुत हम देखते हैं कि स्पेकुलेशन मूव भी होते हैं, बट वो यूएस या इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में भी होते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि पहले भी हमने देखा है 2015-16 में जब चीनी को बैन कर दिया गया था, उसके बावजूद हमने प्राइसेस के अंदर एक अच्छा खासा गेन देखा है। तो समझना ये है कि 2020-21 के अंदर पैंडेमिक की वजह से डिमांड में कोई मेजर चेंजेस नहीं आया। आज प्री पैंडेमिक पहले अगर कोई बंदा 2 रोटी खाता था तो आज 4 नहीं खाना चालू हुआ है। ये जो तेजी आई है वो ग्लोबल मार्केट में तेजी आई है, वो सप्लाई कंसर्न की वजह से आई है। आज भी अगर मॉर्निंग की न्यूज देखेंगे तो चाइना ने कुछ पोर्ट्स क्वारंटाइन किए गए हैं और कोविड कंसर्न की वजह से बंद किए। तो डेफिनेटली एक सप्लाई कंसर्न बनेगा और इसका इफेक्ट मुझे लगता है अगले 2-3 महीने तक कंटिन्यू रहेगा। नो डाउट पिछले 1.5 महीने में बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में जबरदस्त गिरावट आना चालू हो चुकी है, जो कहीं ना कहीं सप्लाई को पर्याप्त है। उसी के रिजल्टन हमने काफी कमोडिटीज के अंदर पिछले 1-1.5 महीने के अंदर गिरावट आते हुए देखा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है गवर्नमेंट काफी अच्छे एफर्ट्स लेने की कोशिश कर रही है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। बट हमें समझना है कि यहाँ पे सप्लाई डिस्टर्ब है ग्लोबल मार्केट में, जिसकी वजह से ये इन्फ्लेशन कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ना कि होर्डिंग है। क्योंकि मैंने B2B में काफी जन से बात किया है, अनसर्टेनिटी का माहौल बनने की वजह से कोई भी होर्ड या स्टॉक करना नहीं चाहता, पाइपलाइंस एम्प्टी है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जब तक सप्लाई पर्याप्त नहीं सुधरेगी ग्लोबल मार्केट में, तब तक कोई भी कमोडिटी के भाव में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा फॉल खास करके एग्री कमोडिटी में मुझे आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ओके, तो ये भी हुए केडिया जी का। चलिए कुछ दर्शकों के सवाल भी काफ़ी आ रहे हैं, वो सवाल लेना भी ज़रूरी है। हमारे साथ पहले कॉलर योगेश जी का सवाल है, ये नासिक से हैं। केडिया जी आपसे ही सवाल पूछना चाह रहा है, इनके पास 20 लॉट सोयाबीन के है, 6,450 रुपये पर लॉन्ग पोजीशन इन्होंने बना रखी है, जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट है। अब भाव इतने कमज़ोर हो गए हैं, माहौल भी कमज़ोर है, क्या लग रहा है इनका भाव मिल पाएगा? जनवरी की एक्सपायरी है, 6,550 रुपये की बाइंग है इनकी। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि सोयाबीन को अराइवल देखते हुए 5800 तक का एक बेस बनना चाहिए। बट नो डाउट पिछला 2 दिन के अंदर जो स्टेप्स लिए गए हैं उसके बाद मार्केट का माहौल थोड़ा सा खराब जरूर हुआ है। बट इमीडिएट में मुझे लगता है कि जो डिमांड और सप्लाई अगर हम देखें तो अभी भी मिसमैच रहेगा।
तो टाइमिंग जो पैनिक सेलिंग बनी हुई है या जो अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है, जिसको देखते हुए हमें लगता है कि 5750 से 5800 जनवरी वायदा एक बार दिखा सकता है। बट अभी भी अगर आप ग्लोबल मार्केट में देखेंगे तो वहां पे तेजी कंटिन्यू बनी हुई है सप्लाई डिस्टर्बेंस को लेकर। तो आई थिंक जो बड़ा पेन होना चाहिए था वो ऑलमोस्ट आ गया है। इंटरनेशनल में 1290 के आसपास अभी भी भाव तरह उसका एक सपोर्ट मिलना भी चाहिए। तो आई थिंक थोड़ा पुल बैक मिलते हैं, 6100 के आसपास भी मिले तो बेटर है, निकलने की चेष्टा कीजिए, क्योंकि अब एक साल के लिए ये फ्यूचर बैन हो चुके हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बड़ी तेजी आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। 6100 तक का अगर पुल बैक मिलता है तो बेटर निकलने की कोशिश करना चाहिए। ओके, तो ये व्यू है योगेश जी के लिए। चलिए अगले कॉलर का सवाल फटाफट से ले लेते हैं। करुणेश है हरिद्वार से, इनके पास एल्युमिनियम है, 222 रुपए के भाव पर लॉन्ग पोजीशन है। अभिषेक क्या सलाह देंगे? एल्युमिनियम है 222 रुपए की खरीद। वेरी गुड इवनिंग विश्वमोहन। हाँ विश्वमोहन, देखिए अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों के सेंटिमेंट, जिस तरह से मार्केट सेंटिमेंट्स खराब थे कहीं ना कहीं बेस मेटल्स को लेकर, पर तो कल के सेशन में जिस तरह से एक रिबाउंड हुआ है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल को लेकर थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बनी है, कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स पे सेलिंग प्रेशर बना है, उस वजह से बेस मेटल को थोड़ा सा एक बाइंग मोड दिखा है। पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अपसाइड में मोमेंटम बाइंग नहीं दिख रही है, कहीं ना कहीं 220-22 के आसपास बार बार एक सेलिंग रेजिस्टेंस बन रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी पुल बैक प्राइसेस में मिलता है 221 के आसपास, तो इनको फिलहाल उस पोजीशन को पे निकल जाना चाहिए। ओके ओके ओके, तो ये व्यू है। अगले कॉलर योगेश जी ने सवाल भेजा है जयपुर से। ये जानना चाह रहे हैं निकेल में आगे तेजी या मंदी, क्या लग रहा है? अभिषेक आप बताइए, निकेल क्या लग रहा है, खरीदे या बेचे? हाँ देखिए विश्वमोहन, अगर आप ओवरऑल बेस मेटल्स में देखें तो निकल ही एक ऐसा स्क्रिप्ट है जहां पर हमने एक स्ट्रेंथ बनती हुई देखी। ओवरऑल जिस तरह से सप्लाई काफी बड़ा हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट सेंटिमेंट निकल में टेक्निकली थोड़ा सा वीक दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं। अगर 1550 के आसपास मिलता है तो वहां पर बिकवाली करके काम करें, और मुझे लगता है कि वापस इसमें 1500 के लेवल फिर से देखने को मिले। ओके ओके, तो ये व्यू है निकेल को लेकर। चलिए अब एक और अहम खबर आ रही है कॉटन के एक वायदा को लेकर। एकोशिया ने अब मांग की है, ऑल इंडिया कॉटन ऑयल सीड एसोसिएशन है, इनके नेशनल कोऑर्डिनेटर सुधीर अग्रवाल हमारे साथ हैं। इन लोगों की मांग है कि कॉटन के एक वायदा को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वायदा की वजह से कीमतों में अनावश्यक तौर पर उतार चढ़ाव होता है। हमारे साथ सुधीर अग्रवाल जी है। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर क्या दलील है, आप क्या पक्ष रखना चाह रहे हैं सरकार के पास, और क्यों चाह रहे हैं कि ये कॉटन केक का वायदा बंद कर दिया जाए? नमस्कार जी, सुधीर अग्रवाल एकोशिया से। पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि एनसीडीएक्स वो कपाशा खली वायदे में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनका वायदे कपाशा खली से कोई मतलब नहीं रहता। वो ऑफिस में बैठे बैठे वायदे को कुछ भी ऊपर नीचे एक कंप्यूटर पे इधर से उधर करते रहते हैं। उसकी वजह से अनसोची तेजी मंदी आती है। वो सिर्फ 8% मनी जमा करके लाखों रुपए का फायदा ले लेते हैं, जबकि हमारी इंडस्ट्री करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद भी हमको कोई रिटर्न नहीं मिलता है। आज हमारी इंडस्ट्री सिर्फ 50% पे चल रही है, और 50% इंडस्ट्रीज बंद पड़ी है, जो बाकी 50% चल रही है उसको भी सिर्फ 50% पे चल रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 25% पे ही हमारी इंडस्ट्री चल पा रही है, क्योंकि ये जो लोग जो कपाशा खली को जानते भी नहीं है वो हमको रिमोट की तरह चला रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, एनसीडीएक्स में जो 30,000 टन खली लगी हुई है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। वो खली भी खराब खली लगा देते हैं, और बाद में जब अगस्त सितंबर में खली लेने की बारी आती है तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है, और वो खली डिस्काउंट पे बिकती है। इसके अंदर हमारा यही कहना है कि इसके अंदर मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसकी जांच होना चाहिए, और चूंकि इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि 8%। लेकिन सुधीर जी, अगर मैनिपुलेशन है और कुछ लोगों की गलतियों की वजह से अगर वायदा बंद कर देंगे तो हेजिंग के लिए अगर आप कहाँ पे हेज करेंगे? अगर आपको अपनी पोजीशन हेज करनी है तो कहाँ हेज करने जाएंगे? सुधीर जी, शायद सुधीर जी से कनेक्शन टूट गया। यही सवाल अब केडिया जी आपसे होगा। अगर सभी वायदा इसी तरह से बंद किए जाए तो जिस मकसद के साथ वायदा बाजार की शुरुआत हुई थी केडिया जी, तो हम हेजिंग कहां से करेंगे? प्राइस डिस्कवरी कहां होगी? इंडिकेटिव प्राइस के तौर पर हम कहां देंगे? या तो फिर वायदा शुरू ही नहीं करनी चाहिए था। 18 साल बाद जब इस तरह के सवाल अब धीरे धीरे सभी वायदा ही बंद कर दिए जाएंगे तो कैसे कारोबार होगा? बताइए केडिया जी, आपका रिएक्शन। देखिए मेरे हिसाब से ठीक है, गवर्नमेंट का कंसर्न है इन्फ्लेशन को लेकर, डेफिनेटली कंसर्न रहना चाहिए, स्टेप्स लेने चाहिए।
बट वायदा बंद करना ये सही चीज नहीं है। बिकॉज आज जैसे 2-5 दिन पहले भी मैं एक कॉर्पोरेट से बात कर रहा था, तो उनको यही अनसर्टेनिटी लगी थी, आज अगर मैं 20,000 टन सोयाबीन इंपोर्ट करता हूँ तो मुझे आने में माल आने में 30 से 45 दिन सपोज लगता है, और इस बीच में भाव में गिरावट आती है, तो ये अनसर्टेनिटी हम नहीं झेल सकते, जिसके चलते उन्होंने इंडिया में काम करना ही बंद कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है, जब इंपोर्टर कोई बाय करता है तो उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए हेज करने। ऐसे ही फार्मर्स है, आज फार्मर ने सोयाबीन का 8,500 का भाव देकर सोइंग की है, लेकिन जब मार्च में उसे भाव मिलेगा प्रेशर के चलते, तब 6,000 का भाव या उसके नीचे मिलता है, तो वहां पे फार्मर का नुकसान होता है। तो एक्सचेंज का मैकेनिज्म है फेयर प्राइस देना और एक प्लेटफॉर्म देना कि जहां हेजर अपना माल बेच सकता है। या सोयाबीन का एग्जांपल ले लेते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में अब अराइवल स्टार्ट हो चुकी है। अब जो स्टॉकिस्ट है वो 12 महीना अपना स्टॉक लेके रखता है ताकि धीरे धीरे वो बेच पाए। अगर ऑल ऑफ अ सडन भाव में जो गिरावट आती है उसको वो हेज नहीं कर पाएगा तो वो ट्रेड में नहीं आ पाएगा। इनफैक्ट मैंने 2-3 जन से और बात की तो हमें पता चला 2017, 18, 19 में जो स्टॉक पोजीशन लेके चलते थे, अनसर्टेनिटी के माहौल के चलते वो इस वक्त पोजीशन नहीं बना पा रहे, क्योंकि एक डर बना हुआ है लॉकडाउन का या और किसी चीज का भी। तो ऐसे टाइम पे एक्सचेंज का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई थिंक जो ये स्टेप है ये इसको वापस रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि बैन करना कोई सीधा लाइन नहीं है। इसके भी अल्टरनेट है कि मार्जिन, जैसे इक्विटी मार्केट में हम देखते हैं कुछ स्क्रिप्ट को टेम्पररी बैन कर देते तब तक वॉल्यूम कम नहीं होता है, या मार्जिन बढ़ा दिया जाता है, या एक्सचेंज के पास पार्टिसिपेंट की लिस्ट रहती है कि ये हेजर है या ट्रेडर है या फार्मर है, तो वहां पे हम पोजीशन कर्टलमेंट कर सकते हैं। क्योंकि इंटरनेशनल एक्सचेंज को भी इन्फ्लेशन का डर है, जब वहां पे बैन नहीं होता है तो हमारे यहाँ पे क्यों होता है। तो यहाँ पे वापस आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि क्या बैन ही एक तरीका है या और भी कोई तरीका। 2015-16 में जैसे मैंने पहले भी बताया था, चाइना बैन कर दिया गया था, उसके बावजूद चाइना 12 से लेकर 18,000 तक की लेवल दिखाता है आज ही मार्केट में। दूध फ्यूचर्स पे नहीं है फिर भी तेज है, पेट्रोल फ्यूचर पे नहीं है फिर भी तेज है। तो हमें समझना है कि जो इन्फ्लेशन है वो सप्लाई डिस्टर्बेंस की वजह से है, ना कि फ्यूचर से है। ओके चलिए, तो ये लंबी बहस का मुद्दा है, लेकिन अगर वायदा जिस मकसद के साथ शुरू किया गया था उस मकसद को तभी हम कामयाब हो पाएंगे जब लूप होल्स को आपको ठीक करना है, यहाँ पे जो गलतियां हुई हैं उसे ठीक करना, फिर इसे आगे बढ़ाना है। शुक्रिया केडिया जी आपका, अभिषेक आपका। वक्त आज कम था, चर्चा कम हो पाई, आगे आपसे फिर से बात होगी। शुक्रिया। तो कमोडिटी निवेश को यहीं समेटने का वक्त हो गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे मनी मंत्र। नमस्कार।